Welcome to the class of Financial Management. The undergoing topic is capital structure, and today the subtopic that we are going to discuss is the optimum capital structure. Last videos में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट, इनकी आपसी प्रोपोर्शन जो होती है उसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जो प्रोपोर्शन होती है किसी भी कंपनी में, दैट इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज ऑप्टिमम? ऑप्टिमम का मतलब है सर्वोत्तम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी के लिए, दैट इज नोन एज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आइए डिस्कस करते हैं। सो हियर वी गो। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम का मीनिंग मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? व्हाट इज ऑप्टिमम? ऑप्टिमम मीन्स सर्वोत्तम, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी के लिए जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और डेट की जो प्रोपोर्शन है वो इस तरह से होती है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमाइज हो जाए। क्या बोला मैंने? कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमाइज से आपका क्या मतलब है? मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमाइज मीन्स अधिकतम। वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज हो जाए। अब वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू मीन्स जो फर्म का मूल्य है वो अधिकतम करना है आपको। एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपको डेट और इक्विटी में इस तरह की रेशो रखनी है जिससे कि आपकी जो फर्म का मूल्य है वो अधिकतम हो जाए। मैम, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो पर यूनिट शेयर प्राइस है वो जब ज्यादा हो जाता है उसे आप कहते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है जी। पर यूनिट शेयर प्राइस शेयर होल्डर्स के लिए जब बढ़ जाता है और आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो इसे आप कहते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। देखिए, वैल्यू ऑफ द फर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड है। इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं और इसके कई मतलब निकलते हैं। मैं आपको सबसे जो सिंपल मीनिंग है वैल्यू ऑफ द फर्म वो समझा रही हूं कि शेयर होल्डर्स के लिए जो पर यूनिट शेयर प्राइस है जब वो अधिक से अधिक हो जाता है तो आप उसे कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमाइज हो गई है। तो आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप करना है। आपको डेट और इक्विटी में इस तरह की प्रोपोर्शन रखनी है जिससे कि शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ पाए। शेयर होल्डर्स के लिए जो पर यूनिट शेयर प्राइस है वो अधिकतम हो जाए, वो मैक्सिमाइज हो जाए। और अगर हम वैल्यू ऑफ द फर्म की बात करें, जैसे आप कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो आप मैक्सिमाइज कर सके। अब मान लीजिए कि एक शेयर का जो प्राइस है दैट इज ₹100 और मार्केट में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट इज 1 लाख शेयर्स। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म है दैट इज ₹1 करोड़।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म पर यूनिट शेयर प्राइस को जब आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द फर्म। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ऐसी डेट और इक्विटी की प्रोपोर्शन जहां पर जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसे आप मैक्सिमाइज कर पाए, अधिकतम कर पाए, उसे आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और क्या मतलब है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस जहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो जाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपने कम करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर न्यूनतम हो जाए और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम हो जाए, दैट इज नोन एज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल किससे बनती है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? देखिए, अगर हम डेट की बात करें तो डेट की कॉस्ट क्या होती है? डेट के केस में डेट की कॉस्ट क्या होती है? आपको क्या पे करना पड़ता है? जब आप उधार लेते हैं तो आपको क्या पे करना होता है? आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो डेट के केस में कॉस्ट क्या है? क्या लागत है आपकी? इंटरेस्ट इज द कॉस्ट। और अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, इक्विटी के केस में उसकी कॉस्ट किसे माना जाता है? डिविडेंड को। ठीक है जी। डेट के केस में इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी के केस में डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ डेट। और इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो टोटल है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर डेट और इक्विटी की रेशो आपने इस तरह से रखी है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका न्यूनतम हो सके और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आपकी मैक्सिमम हो सके, अधिकतम हो सके, उसे आप कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या एक फर्म जो है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पर वर्क कर सकती है? यस ऑफ कोर्स कर सकती है, लेकिन उसे ये ढूंढना होगा कि ऐसी कौन सी रेशो है डेट और इक्विटी की जहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे कम से कम किया जा सके और जहां पर शेयर होल्डर्स को जो वैल्यू मिल रही है वो अधिकतम से अधिक हो सके। और ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। So this is the meaning of this term. तो आइए देखते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, जैसे कि आप कहते हैं विशेषताएं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की विशेषताएं क्या हैं, ये देखनी है हमें। सो वी हैव इन ऑल 9 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर what are the qualities of optimum capital structure, or what are the characteristics of optimum capital structure. कौन कौन से हैं 9 points? Let's see. The first one is simplicity. जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सरल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। मिनिमम रिस्क, जो खतरा है वो न्यूनतम होना चाहिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूनतम होनी चाहिए। सफिशिएंट लिक्विडिटी, पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, अधिकतम लाभप्रदता होनी चाहिए। रिटेनिंग कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखने की क्वालिटी होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, अनावश्यक पाबंदियां या प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ये कुछ फीचर्स हैं एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में जो पाए जाते हैं। आइए एक एक करके इन सब फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिंप्लिसिटी। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में सरलता होनी चाहिए।
सरल होना चाहिए। एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि सरल हो उसे आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सरलता का मतलब क्या है कि जो इक्विटी प्रेफरेंस कैपिटल एंड जो डेट है उसकी जो रेशो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि सबका एक गुड मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें कि कुछ इक्विटी कैपिटल यूज हो रही हो, कुछ प्रेफरेंस कैपिटल यूज हो रही हो और कुछ डेट यूज हो रहा हो। सरल होना चाहिए जिसमें इन तीनों का मिक्सचर हो। सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन। नाउ व्हाट कम्स अंडर फ्लेक्सिबिलिटी इज कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आप उसको बदल सके, आप उसको ऑल्टर कर सके, आप उसमें बदलाव कर सके। ऑल्टर्ड का मतलब क्या है कि आप उसमें बदलाव कर सके। जब आप चाहते हैं कि पैसा बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि पैसा बढ़ जाए तो आप इजीली डेट रेज कर सके या फिर इक्विटी रेज कर सके। और अगर आप चाहें कि अब पैसे की जरूरत नहीं है, अब आप पैसे कम कर देना चाहते हैं, अपनी कैपिटल कम कर देना चाहते हैं, कैपिटल को रिडीम कर देना चाहते हैं, पैसा वापस करना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन? रिडीम का मतलब है पैसा वापस करना। ऐसे टाइम्स भी आते हैं बिजनेस में जहां पर आपको लगता है कि आपके पास आपने पैसा ज्यादा उठा रखा है मार्केट से, लेकिन आपको उतने पैसे की जरूरत नहीं है। तो जिस पैसे की आपको जरूरत नहीं है उस पैसे के ऊपर आप अनावश्यक इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड क्यों पे करें? एक तरह से अपनी कॉस्ट को क्यों बढ़ाएं? इसीलिए आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको पैसे वापस करने हैं। तो डेट या इक्विटी का जो रेशो है वो इस तरह से होना चाहिए कि आप इजीली पैसों को वापस कर सकें, रिडीम कर सकें। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लचीला होना चाहिए, उसमें बदलाव करने आसान होने चाहिए। जब आप चाहें कि आपको फालतू पैसे की जरूरत है तो आप डेट या इक्विटी से पैसे आसानी से रेज कर सकें, और जब आपको लगे कि आपके पास फालतू पैसा है तो आप आसानी से उस पैसे को वापस भी कर सकें। इसे आप कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम रिस्क। न्यूनतम खतरा। जो खतरा है फर्म को वो कम से कम होना चाहिए। अब खतरा किससे बढ़ता है, क्या आपको पता है? जहां पर डेट ज्यादा होता है वहां पर खतरा भी ज्यादा होता है। जहां पर उधार आपने ज्यादा उठा रखा है मार्केट से, जहां पर उधार अधिक है, आपको पता है जब उधार अधिक ले रखा होता है तो आपको खतरा भी ज्यादा होता है। वाई? ऐसा क्यों होता है? जब आपने उधार अधिक ले रखा होता है तो आपको खतरा ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है। आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो। प्रॉफिट की सिचुएशन हो या लॉस की सिचुएशन हो, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना है। फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना जरूरी। लेकिन डिविडेंड में ऐसा नहीं होता। डिविडेंड में ऐसा क्यों नहीं होता? जब आपने शेयर्स इशू कर रखे होते हैं तो आपको रिस्क कम क्यों होता है? क्योंकि डिविडेंड आपको तभी पे करना है जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो। जब आपको लॉस हो रहा हो तो आपको डिविडेंड पे नहीं करना होता। इसीलिए कहा जाता है कि जो डेट होता है वो ज्यादा रिस्की होता है, उसमें खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना है। इसीलिए जो डेट है उसका इस्तेमाल एक हद तक करना चाहिए, लिमिटेड एक्सटेंट, एक हद तक आपको डेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने रिस्क को कम रख सकें। तो एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर
आपका जो खतरा है वो आप न्यूनतम कर सकें, उसे आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट कम्स द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर न्यूनतम होती है, जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता ये रहती है कि उस कैपिटल स्ट्रक्चर पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी न्यूनतम रहती है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट मैं आपको पिछली स्लाइड में भी समझा चुकी हूं। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड। इंटरेस्ट किस पर देते हैं आप? डेट पर, उधार पर इंटरेस्ट देते हैं, और जो शेयर कैपिटल होती है उसके ऊपर आप डिविडेंड पे करते हैं। जब आप इंटरेस्ट और डिविडेंड को टोटल कर देते हैं, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो न्यूनतम रहती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो इस तरह से रखते हैं कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाए। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो डेट है दैट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए, लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया अबाउट रिस्क। अगर हम रिस्क की बात करें तो डेट में रिस्क ज्यादा है और इक्विटी में रिस्क कम है। डेट में रिस्क ज्यादा क्यों है? प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और इक्विटी में रिस्क कम क्यों है? कि डिविडेंड आपको तभी पे करना है जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस के केस में आपको डिविडेंड पे नहीं करना होता। इसीलिए डेट के केस में रिस्क ज्यादा और इक्विटी के केस में रिस्क होता है कम। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो जो डेट है वो आपको सस्ता पड़ता है, कंपनी के लिए सस्ता है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन जो इक्विटी है दैट इज एक्सपेंसिव, दिस इज अ महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी इज अ महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि जो, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको 10% पे करना है। प्रॉफिट चाहे जितना मर्जी हो, आपको 10% ही पे करना है। लेकिन डिविडेंड की खासियत यह है कि जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता है वहां पर आपका जो डिविडेंड का रेट है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है जी, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। जहां पर हम कॉस्ट की बात करते हैं वहां पर इंटरेस्ट में तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देना है, लेकिन डिविडेंड के केस में आपको हायर रेट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ सकता है। आपको रिस्क के साथ साथ कॉस्ट को भी कंसिडरेशन में रखना है जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सफिशिएंट लिक्विडिटी। व्हाट इज सफिशिएंट लिक्विडिटी? पर्याप्त तरलता। पर्याप्त तरलता, भाई तरलता होनी चाहिए। अब तरलता का मतलब क्या है? फर्म की जो क्षमता होती है, फर्म की जो एबिलिटी है, क्षमता है कि वो मूल भी टाइम पर पे कर सके और ब्याज भी टाइम पर दे सके, उसे आप कहते हैं लिक्विडिटी। फर्म के पास इतने कैश फ्लोज होने चाहिए कि वो मूल भी टाइम पर पे कर सके और ब्याज भी टाइम पर पे कर सके। आपको इक्विटी और डेट की रेशियो इस तरह से रखनी है कि डेट के ऊपर जब आप प्रिंसिपल देना चाहें, मूल का अमाउंट पे करना चाहें, या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना चाहें, ब्याज का अमाउंट पे करना चाहें, तो आपके पास इतने कैश फ्लोज होने चाहिए कि आप इनको आसानी से पे कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। अधिकतम लाभप्रदता। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है आपको। डेट एंड इक्विटी में
इस तरह का रेशो रखना है जिससे कि जो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है, शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है, उसे आप अधिकतम कर सके, उसे आप मैक्सिमाइज कर सके। और शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न मैक्सिमाइज कब होता है? जब जो पर यूनिट शेयर प्राइस है, जो उनका पर यूनिट शेयर प्राइस है, उसका दाम बढ़ जाए। पर यूनिट शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब, तो आप कहते हैं कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम मुनाफा हो रहा है। तो जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ये क्वालिटी होती है कि जो शेयर होल्डर्स का रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, वो अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रिटेनिंग कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखना। कंट्रोल का मतलब क्या है? नियंत्रण, नियंत्रण बनाए रखना। क्या आपको पता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग पावर होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है मैम? वो कंपनी के डिसीजंस ले पाते हैं। कंपनी में डायरेक्टर्स कौन होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स। कंपनी के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो ले सकते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स। क्या ये खासियत डिबेंचर होल्डर्स के पास होती है? डिबेंचर होल्डर्स जो उधार देने वाले होते हैं, उधार देने वाले जो कंपनी को उधार देते हैं, क्या उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं? क्या वो कंपनी के डिसीजंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्म में जो नियंत्रण है वो बना रहे, तो आपको शेयर्स कम इशू करने हैं, आपको न्यू शेयर्स इशू नहीं करने। अगर आप न्यू शेयर्स इशू कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि नियंत्रण आपके हाथों से किसी और के हाथों में चला जाए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो शेयर होल्डर्स थे जिनके पास 95% ऑफ द शेयर्स थे। कंपनी के 95% शेयर्स ए और बी के पास थे। जब इन्होंने नए शेयर्स इशू करे तो जो सी है उसके पास 60% ऑफ द शेयर्स उसके पास चले गए और ए और बी के पास सिर्फ 35% शेयर्स रह गए। तो यहां पर देखिए, अब ए और बी के हाथ से कंट्रोल चला गया। अब वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास चले गए हैं? सी के पास चले गए हैं। सो अगर ए और बी चाहते हैं कि उनके हाथों से जो नियंत्रण है वो कहीं खो ना जाए, कहीं चला ना जाए, तो उन्हें क्या चाहिए कि वो नए शेयर्स इशू करने से पहले सोचें। तो जहां पर आप कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं वहां पर आप ज्यादा दबाव किसे देंगे? डेट को, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। आपको इस तरह से डेट और इक्विटी की रेशो रखनी है जिससे कि आपका जो नियंत्रण है वो भी बना रहे। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, अनावश्यक, अनावश्यक बेमतलब के जो प्रतिबंध हैं उनसे आपको रहना है दूर। अनावश्यक प्रतिबंधों से दूर। अनावश्यक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अब अनावश्यक प्रतिबंध होते आते कहां से हैं? अब जब आप कहीं से उधार उठाते हैं, जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से जब आप उधार लेते हैं, टर्म लोन लेते हैं, व्हाट इज अ टर्म लोन? मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से अधिक का जब आप लोन लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपके ऊपर बेमतलब की रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं, ये आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे प्रतिबंधों से दूर रहना है। तो आप ट्राई करें कि जब आप डेट और इक्विटी में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो वहां पर
जो टर्म लोन्स हैं आप उनको अवॉइड कर सकें, क्योंकि ये जो अनावश्यक प्रतिबंध हैं वो आपको तंग करते हैं, कंपनी की फंक्शनिंग को परेशान करते हैं। सो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पर अनावश्यक प्रतिबंध ना हो। आप टर्म लोन्स ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन एक हद तक लें, एक हद तक जहां तक आप प्रतिबंधों को सहन कर सकें। जब एक हद से ज्यादा आप ऐसे लोन्स ले रहे हैं जहां पर अनावश्यक रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, आप ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को, आप ऐसे डेट्स को अवॉइड करें। एंड हियर कम्स द लास्ट पॉइंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी जरूरतें। आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपकी जो कंपनी है उसको इंडिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इंडिया के रूल्स को, इंडिया के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। अब एक कंपनी है, अगर वो शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है, तो यहां पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस के रूल्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं? जहां पर आप अपने शेयर्स को ये सेकेंड हैंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। या फिर कंपनी लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या फिर इंडिया के और जो भी लॉज हैं, आपको उन सबको फुलफिल करना है। तो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में ये क्वालिटी होती है कि जब भी एक स्ट्रक्चर बनाया जाए वहां पर इक्विटी और शेयर्स की जो रेशो है वो इस तरह से बनाई जाए जहां पर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या फिर इंडिया के जो और लॉज हैं उन सब की लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। आइए झटपट रिकैप देखते हैं क्वालिटीज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का। क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल स्ट्रक्चर, जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सरल होता है, जिसमें डेट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल की का एक गुड प्रोपोर्शन होता है। सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है। जब आपको फंड्स की जरूरत है आप रेज कर सकते हैं, और जब आपको फंड्स की जरूरत नहीं है तो आप पैसा वापस लौटा सकते हैं। ऐसा लचीलापन एक उस कैपिटल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। मिनिमम रिस्क, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में जो खतरा होता है वो न्यूनतम होता है। अगर हम डेट और इक्विटी की बात करें तो जो डेट होता है वो ज्यादा रिस्की होता है और इक्विटी लेस रिस्की होती है। डेट अधिक रिस्की इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट की फिक्स्ड पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो न्यूनतम होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इक्विटी के केस में डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डेट के केस में इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब आप इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का टोटल देखते हैं दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सफिशिएंट लिक्विडिटी, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में आप पर्याप्त तरलता को भी ध्यान देते हैं। जब आप डेट की बात करते हैं तो वहां पर क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट आपको करनी ही है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, क्या कैश फ्लोज आ रहे हैं कंपनी के पास, कि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट्स को रेगुलर बेसिस पर कर सके। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, आपको शेयर होल्डर्स का की जो लाभप्रदता है उसको अधिकतम करना है, और शेयर होल्डर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमम कब होती है? जब उनकी जो पर यूनिट शेयर प्राइस है वो मैक्सिमम हो। नेक्स्ट वन इज रिटेनिंग कंट्रोल, नियंत्रण जो है उसे आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना है, दैट इज रिटेनिंग कंट्रोल। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे सोर्स ऑफ फंड्स मार्केट से ना उठाएं जहां पर अनावश्यक प्रतिबंध हो। एंड द लास्ट वन इज लीगल रिक्वायरमेंट्स, जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, डेट और इक्विटी फंड्स मार्केट से रेज करते हैं, तो आपको कानूनी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। आपको सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया के जो बाकी लॉज हैं उन सभी के प्रोविजंस का पालन करना होगा। That's all for current session. Do like and subscribe.